हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और लगातार जो आप लोगों का कर्तव्य है उस कर्तव्य में पूरी तरह से, पूरे मन से जुटे होंगे, मेहनत करते होंगे। एक बात ये निश्चित ही मान लीजिए कि जो तुम्हें कर्तव्य दिया गया है, जो तुम्हारा काम है इस समय, इस एज में पढ़ाई करने की, अगर उससे हल्का सा भी भटके तो जिंदगी में उसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा, ये श्योर है। अब वैसे किसी को छप्पर फाड़ के मिल जाए तो उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इतने बेरोजगारी के दौर में, इतने कंपटीशन के युग में अगर हल्का सा अपने रास्ते से भटके तो मान लीजिए कंपटीशन से बाहर हो गए, तुरंत बाहर हो गए। अब आप पढ़ाई का मतलब यही है कि आप शादी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल पक्का मानिए। तो कल जो हमने पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तुम्हें माइंड में रखना है। तो ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग हो गया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों लाइक में ज्यादा दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज। तो वो आप कमेंट में लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये मत समझिए कि इसमें कोई मतलब नाराज होने की या कोई ऐसी बात नहीं है। सुझाव जो भी या कोई कमी है वो बताते रहिए कमेंट में। तो आज हम लोग जो पढ़ाने चल रहे हैं, हम बार बार कहते हैं ये जो चैप्टर है ये लॉन्ग में नहीं आता है, 5 नंबर में बहुत रेयर केस में आता है। इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आते हैं, मगर हर खंड में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, हर खंड में इसके क्वेश्चन रहते हैं, ये भी पक्का है। तो कहने और ये छोटे छोटे क्वेश्चन, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत स्टेप वाइज आराम से पढ़ते चलिए। तो आज है अनुगमन वेग। देखिए बच्चों, हम हेडिंग में दो में से एक ही डालेंगे, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, दोनों एक ही है, तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो आज हेडिंग है, देखिए, अनुगमन अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध आज हेडिंग है। तो देखिए बच्चों, बहुत इत्मीनान से देखेंगे क्योंकि टेक्निकली बहुत है, टेक्निकल मैटर, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। अगर हल्का सा अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं किए तो ये छूट ही जाएगा क्वेश्चन, ये टेक्निकली बहुत है। तो पहली बात तो समझिए कि अनुगमन वेग, ये हमने चित्र बना दिया है। अनुगमन वेग को वीडी, देखो ऑलरेडी वेग को हम बी से ही प्रदर्शित करते हैं, मगर सफिक्स में डी लगा देने का मतलब ये वेग ऐसे से वेग नहीं है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट मतलब अनुगमन की इंग्लिश ड्रिफ्ट होती है, तो उसमें पहला अक्षर डी है, तो इसे हम बीडी मानते हैं। तो अनुगमन वेग क्या है? बीडी है। तो जानते हैं अनुगमन वेग को बीडी से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत धारा को बहुत पहले से जानते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई और बीडी में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो स्टेप वाइज को बात को समझिए, हमें करना क्या है। एक, पहले तो हम लिख देंगे कि आखिर धारा इक्वल होता क्या है। धारा इक्वल क्या होता है? Q बाई टी होता है। एक बात ये हमें लिखना है। तो पहले इस बात को लिखने के पहले पहले इसको हम लोग लिख लें। तो एक बात तो ये समझते हैं कि ऐसे ही हम तुरंत लिख दें कि धारा I इक्वल Q बाई टी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा।
पहले हम कुछ भूमिका बनाएंगे। वो भूमिका क्या है देखिए भाई, एक बात आई बराबर आवेश बटा समय होता है। तो ये अब इसमें हम भूमिका बनाते हैं, तो क्या भूमिका बनाएंगे देखिए, जो हम कल कहे थे उसी बात को कहने जा रहे हैं। हमने क्या कहा था कि यदि किसी धातु के तार के सिरे को, या हटाओ बात, इतना लंबा कहो ना, सीधा कह दो कि यदि किसी धातु के सिरे को बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो हम कल समझाए थे अगर धातु के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और विभवांतर उत्पन्न होने की वजह से चालक के या तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर हम यही कहेंगे कि यदि तार के धातु के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो वही हम कहेंगे यहां पर, यदि धातु के सिरों को, यदि धातु के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, हाँ, तो यदि धातु के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या, तो सीधा कहेंगे, तो बैटरी से जोड़ दिया जाए तो एक क्या वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं ई से प्रदर्शित किया जाता है, तो एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। अब खुद ही समझते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, और वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, अब वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रख दिया जाए, फ्री हैंड दे दिया जाए, तो उस पर एक वैद्युत बल आरोपित होगा, और वो आवेश क्या, अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा, और अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। तो यहां पर देखेंगे कि जब धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। तो एक बात बताओ कि जब वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो गया तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि अगर आवेश धन होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। अब ये पहले से जानते हैं कि किस वेग से चलना प्रारंभ करेंगे, वही वेग तो है अनुगमन वेग, जो कल हमने बताया था 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो हम यही कहेंगे, तो क्या कहेंगे, क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये देखो चित्र में देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में जा रहे हैं, उस साइड में जा रहे हैं, मतलब इनके वेग का डायरेक्शन उस साइड में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो हम यही कहेंगे जिसके फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग, जिसके फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग BD से क्षेत्र के विपरीत दिशा में
चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है, आप लोग ही बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है? इनका काम है आवेश को ढोना। ये आवेश को ढोने का काम करते हैं। तो वही कहेंगे, तो हम यही कहें कि यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, देखेंगे हम यही कहें कि यदि परिच्छेद क्षेत्रफल में से t सेकंड में, कितने सेकंड में? t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाने वाला आवेश q हो, तो हम यही कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ कर दिए हैं, हम ये सीधा कह दें कि t सेकंड में यदि ये इलेक्ट्रॉन q आवेश को ले जाते हो, तो हम यही कहेंगे कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन t सेकंड में q आवेश, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम है आवेश को ढोना, तो t सेकंड में q आवेश ले जाते हो तो वैद्युत धारा I इक्वल Q बाई T इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये बात यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसमें हम कोई नई बात कहे ही नहीं है, जो पुरानी बात कहना था वही बात हमने कहा है। तो यहां तक तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना है, एग्जाम में भी सोचे रहना है कि हमें I बराबर Q बाई T लिखना है। इसको लिखने के लिए जो भी 2-4 लाइन भूमिका बनाकर कह सके वो कह दीजिए। हाँ, अब ये जो आगे बताने चल रहे हैं ये बहुत टेक्निकली चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हम ये देखिए, इसमें चित्र में हम यही कहे हैं, चित्र में तो ध्यान दें हम क्या कहते हैं, आगे ध्यान देंगे बच्चों, हम यही कहेंगे माना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। देखो भाई, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है, अब इसका कोई एक सेक्शन काट लिया जाए, इस बोर्ड का क्या काट लिया जाए, एक सेक्शन, एक भाग काट लिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं सेक्शन कट, अंग्रेजी में, हिंदी में अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं। तो यही हम मान लिया कि माना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A मीटर स्क्वायर है, इतना हमने माना, कोई दिक्कत नहीं है। तथा प्रति, ये बच्चों गौर करेंगे, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो ये देखिए बच्चों, इसको समझिए, हमने क्या कहा है कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है, तथा एक आयतन में, कितने आयतन में, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यहां तक बात को बच्चों ध्यान देंगे तो एक बात बताओ, अब गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इधर समझेंगे, यहां पर बात को तुम ही लोग बताओ कि एक रफली समझने की कोशिश कीजिए। इस साइड में पहले एक आयतन जब है, देखेंगे बच्चों, देखेंगे यहां पर ध्यान देंगे, जब आयतन एक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये बात को समझेंगे ध्यान से, जब आयतन एक है
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। और जब आयतन, एक बात समझेंगे बच्चों, 11th में बर्नौली की प्रमेय पढ़े होंगे, वहां समझाया गया होगा। फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आयतन में 3 डायमेंशन होता है, आयतन में 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। अब वो कोई डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन सम्मिलित होते हैं। तो देखेंगे आयतन में क्या, देखो आयतन इक्वल क्या होता है, हम अपने भाषा में लिखते हैं आयतन इक्वल क्षेत्रफल इंटू कुछ। समझेंगे बात, हमने क्या कहा, आयतन में आमतौर पर सुनते हैं लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेकिन आयतन में लंबाई चौड़ाई मिलाकर क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। बाकी एक बचा वो कुछ, कुछ के जगह पर कुछ भी हो सकता है, मोटाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई, कुछ भी हो सकता है। 3 चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। तो एक चीज देखेंगे, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ध्यान देंगे, ये जो हमने माना है कि अनुगमन वेग कितना है, बीडी मीटर प्रति सेकंड। भाई वेग क्या चीज है आप ही बताओ, वेग क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी। अगर कोई पूछता है कि वेग क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, तो ये कहा जाए 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर देखें, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, a है, और 1 सेकंड में चली गई दूरी कितना है, bd। अब बताओ ए बी डी को मिला दिया जाए तो क्या ये आयतन नहीं बन गया। अरे ए का मतलब क्षेत्रफल, 2 इसमें 2 डायमेंशन सम्मिलित हो गया, और बीडी का मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो यहां पर बच्चों समझिए, तो अब एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो कितना आयतन है, ए बी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन ए बी डी। तो एक, इसका मतलब ए बी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एन ए बी डी। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि ए बी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी जो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, क्योंकि ये बीडी जो दूरी लिया गया है वो 1 सेकंड के लिए लिया गया है। तो हम वही कहेंगे, तो यहां पर ध्यान दें, तथा प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब हम कहेंगे तो n हो तो देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत रियल, n हो तो क्या ए बी डी आयतन, ए बी डी आयतन से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, एन ए बी डी इलेक्ट्रॉन, एन ए बी डी इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, गुजरेंगे यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, तो ए बी डी आयतन में यानी ए बी डी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो अब बात बच्चों समझिए, या हो सके तो एक बेटर चीज ना लिखना भूलें, क्योंकि ये बीडी अगर एक दूरी हमने लिया है तो कब, 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो हम ये कह सकते हैं, तो ए बी डी आयतन से एन ए बी डी इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरेंगे, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में गुजरेंगे। अब इस प्रकार, अब आगे देखिए, इस प्रकार 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की
t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 सेकंड में NaVd थे, तो t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVdT होंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम इस साइड में आ जाते हैं, यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस साइड में आते हैं, तो अब देखिए बच्चों, तो 1 t सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अब ध्यान दीजिए, सिंस एक इलेक्ट्रॉन, सिंस देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आदेश कितना होता है, आदेश E होता है, E होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, NaVdT, तो NaVdT पर आवेश Q इक्वल क्या होगा, एक पर आवेश E है, तो इतने पर आवेश आगे E लगा दीजिए, NaVdTe। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों ये बात समझ गए होंगे, यही सबसे मेन था, बस आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से, एक में देखो बच्चों यहां पर क्या, I इक्वल क्यू बाई टी, I इक्वल क्यू बाई टी, तो यहां मान रख देते हैं, I इक्वल ऊपर Q है, हाँ देखेंगे, अब तो Q का मान रखना है, तो Q का मान क्या आया है देखें, NaVdTe, और अपान देखिए Q का मान यहां पर ध्यान दीजिए, Q का मान वो हमने पुट कर दिया, अपान में क्या है, T है, T यहां रख दिया, T कैंसिल हो गया, T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बच्चों यहां नीचे आते हैं, अंतिम लाइन यहां पर लिखने के लिए, तो देखेंगे अब I इक्वल क्या हो गया, देखें NeAVd, बताओ यही आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब देखो धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखना था, और ये धारा अनुगमन वेग में क्या हो गया, संबंध हो गया, यही हम क्लोज्ड कर देंगे ब्रैकेट में, यही संबंध है, क्या है, यही संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।